अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 वही मोशन इन वन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2 जो है उसका हम आगाज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट इसमें मैं आपको आज केसेस पढ़ाऊँगी। टेंशन इन ए स्ट्रिंग के जो 4 केसेस हैं उनके बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मोमेंटम से। मोमेंटम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम को क्या कहा जाता है, और मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसको आपने जो है वो अच्छे से अपने जहन में रखना है। ठीक है, ये सेकंड्स और इस तरीके के क्वेश्चन एमडीएड में पूछे जा सकते हैं। अब वो आपसे किस तरीके से पूछ सकते हैं कि सिंपली वो आपसे बोल सकते हैं कि अगर हम मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, तो वो हमें क्या देगा। ठीक है, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, मोमेंटम प्रोवाइड करेगा। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम के, जो कि हमारा आज मेन पॉइंट है। आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर और आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन या फिर जो है वो कोलिजन एक ही रहता है। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मास आइसोलेटेड सिस्टम का जो मास है बिफोर द मोमेंटम एंड आफ्टर द मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, कैसे, m1 u1 प्लस m2 u2। ये क्या है, ये है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम का मास बिफोर वाला, बिफोर द कोलिजन, और ये वाला कौन सा है, ये वाला हमारे पास मास है आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम क्या रहेगा, दोनों में कंजर्व रहेगा। ठीक है, मास m1 u1 m2 u2। m1 वेलोसिटी क्या हो गई, v1 हो गई आफ्टर द कोलिजन। मास m2 का m2 ही रहा, और वेलोसिटी कितनी हो गई, u1 से v2 हो गई। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या दो चीज़ें हमें डिफाइन की गई हैं कि एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों के दोनों कंजर्व रहेंगे बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। और अगर हम बात करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन की, तो इनइलास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती है, वो बार बार जो है वो अपनी वैल्यू को चेंज कर देती है इनइलास्टिक कोलिजन में बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है वो समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग की। टेंशन इन स्ट्रिंग के फिलहाल अभी हमारे पास 2 केसेस हैं, आगे भी मैं आपको इसके कुछ केसेस और पढ़ाऊंगी। मोमेंटम लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ केसेस पढ़ाऊंगी। अभी हम बात करते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग के 2 केसेस हैं हमारे पास। एक में देखिए इस तरीके से ये पुली लगी हुई है। ठीक है, यहाँ से एक मास लटक रहा है और यहाँ से दूसरा मास, ये m1 है और ये m2 है। अगर आपसे कोई भी सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि एक इस तरीके से जो है ना वो लगी हुई है व्हील और टेंशन इन अ स्ट्रिंग है, यानी कि 2 स्ट्रिंग जो हैं वो इसके साथ लगे हुए हैं, 2 स्ट्रिंग जो हैं वो अटैच है, इनमें टेंशन है, एक में मास m1 है जो हैवियर है और एक में मास m2 है जो कि लाइटर वेट है। तो अब आप बताएं कि इसकी जो है वो टेंशन क्या होगी या फिर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। टेंशन इन स्ट्रिंग में T इज इक्वल टू m1 m2 और G, इसमें हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा जिसको हम अप्रॉक्स 10 लेंगे, और हमारे पास मास में आएगा m1 प्लस m2। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर हमसे एक्सेलरेशन पूछी जाती है तो A इज इक्वल टू m1 माइनस m2, फिर वापस से वो मल्टीप्लाई होगा ग्रेविटेशन से। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है हमारे पास डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 से। ये फॉर्मूला आपने अच्छे से अपने जहन में दोनों बिठाना है। अगर आपसे कोई इस तरीके का सवाल किया जाता है कि एक m2 मास जो है वो रखा हुआ है किसी जगह पे स्टेबल है और दूसरा m1 जो है वो लटक रहा है। ठीक है, एक स्टेबल है और एक लटक रहा है, लेकिन दोनों फिर से वही पुली के साथ जो है वो अटैच है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस वाले केस में अगर आपसे टेंशन निकालने को बोला जाएगा तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप जस्ट m1 और m2 को आपस में मल्टीप्लाई करके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 से। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर आपके पास एक स्टेबल है और दूसरे स्टेबल नहीं है, दोनों जो है वो स्टेबल नहीं है तो 2 लगेगा साथ, और अगर एक स्टेबल है और एक स्टेबल नहीं है तो 2 नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से एक्सेलरेशन में भी थोड़ा सा जो है वो चेंजिंग आ जाती है। एक्सेलरेशन में क्या हो जाता है कि हमारे पास m1 मल्टीप्लाई हो जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से और m1 माइनस m2 हम रहने देते हैं। यहाँ पे हम m1 माइनस m2 क्यों कर रहे थे, ताकि हमारे पास पता चले हमें कि कौन जो हैवियर वाला है और लाइटर वाला है वो कितना लाइटर है उससे। ठीक है,
इसके वेट में से हम इसको माइनस कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक स्टेबल है और एक स्टेबल नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सीलरेशन निकालने के लिए m1 मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से और डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 से। अच्छा, अब इसके कुछ केसेस हैं हमारे पास, उन केसेस को ज़रा हम थोड़ा सा ना रिमाइंड कर लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने केसेस जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ लिए होंगे, बट फिर भी मैं आपको जो हूँ इसको रिमाइंड करवा रही हूँ MD-CAT के लिहाज से। बहुत शॉर्टली हम जो है वो इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। बहुत मेन जो पॉइंट्स हैं वही सारे जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि MD-CAT 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं केस 1 की। केस 1 में क्या कहा जा रहा है, व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड इलास्टिकली व्हेन वन बॉडी इज एट रेस्ट अनदर इज मूविंग। क्या हो रहा है, दो बॉडीज हैं, दोनों के मास कौन से हैं, इक्वल है, यानी m1 इज इक्वल टू m2। क्या हुआ कि वो जो है वो इलास्टिकली कोलाइड करी, एक दूसरे के साथ मिली। व्हेन वन बॉडी इज एट रेस्ट एंड अदर इज मूविंग, यानी कि आप इमेजिन करो कि u1 जो है ये स्पीड है m1 बॉडी की और u2 जो है वो स्पीड है m2 बॉडी की, ठीक है। अब m1 m2 दोनों बराबर हैं, यानी कि इनका जो वेट है, इनका जो मास है वो इक्वल है। u1 जो है वो, यानी कि m1 जो है वो u1 की स्पीड के साथ जो है वो m2 की तरफ बढ़ रही है। इसकी स्पीड कितनी है, u1, लेकिन m2 जो है उसकी स्पीड क्या है, 0, वो खड़ा हुआ है, वो रेस्ट में है, ठीक है, इसका कोई मोशन नहीं है। m1 क्या है, वो मोशन से उसकी तरफ जा रहा है। तो अब क्या होगा इस वाले केस में कि अगर आपके पास कोई एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है और दूसरी बॉडी उसकी तरफ एक स्पीड के साथ जा रही है, तो क्या होगा कि जब वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, इलास्टिकली कोलाइड करेंगे, तो क्या होगा कि m1 की जो वेलोसिटी है ना, कोलिजन के बाद की बात हो रही है इसमें क्या होगा कि m1 की जो वेलोसिटी है ना वो 0 हो जाएगी और m2 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जितनी m1 की थी। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इससे थोड़ा सा समझाती हूँ। आप समझें कि ये हमारे पास m2 है और ये हमारे पास मास m1 है, ठीक है, दोनों है हमारे पास, ठीक है। आप ये समझिए कि हमारे पास ये जो m2 है ना, ये इसकी तरफ आया बढ़ते हुए, ये रुका हुआ है, ये इसकी तरफ आया और इसने इसको हिट किया। अब ये कोलाइड हो गए। जब ये कोलाइड हुए, एक दूसरे से मिले, तो फिर क्या हुआ कि ये जो था ना, जो आ रहा था स्पीड से, वो स्टॉप हो गया, वो रुक गया, और जो खड़ा हुआ था वो जितनी स्पीड से आ रहा था उस स्पीड से चलना शुरू हो गया, ठीक है। यानी कि v2 जो है वो क्या बन जाएगा, u1 बन जाएगा। जिस स्पीड से वो आया था उस स्पीड से दूसरा वाला चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। अच्छा जी, केस नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है, व्हेन टू मूविंग बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस कोलाइड इलास्टिकली। इसमें भी यही है, लेकिन इसमें चेंज किया है। इसमें बोला जा रहा है कि दोनों बॉडीज जो है वो कोलाइड कर रही हैं एक दूसरे से, बट उन दोनों का मास सेम है, बट दोनों चल रही हैं, कोई भी रेस्ट में नहीं है। अगर हम ऊपर वाले केस को देखें तो उसमें एक हमारे पास रेस्ट में था और एक चल रहा था, बट नीचे वाले केस में देखें तो दोनों जो है वो मूविंग बॉडीज हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब क्या हुआ कि जब m1 m2 से जाके कोलाइड की, m1 की जो स्पीड थी वो थी u1, m2 की जो स्पीड थी वो थी u2। जब वो जाके m1 m2 से कोलाइड किया तो हुआ क्या कि v1 की स्पीड जो थी वो इसकी स्पीड बन गई u2 और v2 की स्पीड क्या बन गई, u1। यानी कि जो पहली बॉडी की स्पीड थी, जब उसने जाके दूसरी से कोलाइड किया तो वो दूसरी बॉडी की स्पीड बन गई, और जब उस स्पीड जिससे m2 चल रही थी, जब वो आपस में कोलाइड हुए तो m2 की स्पीड जो है वो m1 की स्पीड हो गई कोलिजन के बाद, ठीक है। यहाँ तक केस 1 और केस 2 की मैं आपको थोड़ी सी समरी देते चलूँ कि केस 1 में हमसे कहा गया कि हमारे पास जो है वो एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है और दूसरी जो है वो मूविंग है। अब जब मूविंग बॉडी आके रेस्ट वाली बॉडी को हिट करेगी तो होगा क्या कि हमारे पास जो रेस्ट वाली बॉडी है वो मूविंग बॉडी की वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें केस 2 की, केस 2 में क्या हुआ था कि हमारे पास जो थी वो दोनों बॉडीज रेस्ट में नहीं थी, दोनों जो थी वो मोशन में थी और एक ही सेम डायरेक्शन में इलास्टिकली जो है उन्होंने कोलाइड किया। अब जब उन्होंने कोलाइड किया तो हुआ क्या कि m1 की जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से m1 m2 की तरफ बढ़ रही थी, वो कोलिजन के बाद m2 के पास चली गई वेलोसिटी, और जिस वेलोसिटी से m2 जो है वो मूव कर रही थी कोलिजन के बाद, वो वेलोसिटी m1 के पास चली गई, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको जो है वो बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। अच्छा, अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। इसमें कहा जा रहा है व्हेन अ वेरी स्मॉलर बॉडी कोलाइड इलास्टिकली विद अ वेरी लार्ज हैवियर रेस्ट मास। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक बहुत ही छोटी बॉडी है और एक बहुत ही बड़ी बॉडी है। अब तक जो हमने 2 केसेस पढ़े उसमें हमारे पास दोनों बॉडीज़ का जो मास था वो सेम था, मास में कोई भी तब्दीली नहीं थी, बट इसमें बोला जा रहा है m1 छोटा है m2 बड़ा है,
ठीक है, एक मास छोटा है, एक मास बड़ा है। अब कहा जा रहा है कि जब वो इलास्टिकली, ये सारे केस इलास्टिक कोलिजन के केसेस हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि जब वो इलास्टिकली आपस में कोलाइड हुए तो होता क्या है कि अब देखें हुआ क्या कि ये m1 जो है वो u1 की वेलोसिटी के साथ जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और m2 क्या है वो रेस्ट पर है। अब अगर ये दोनों मास सेम होते, अगर ये मास इसका सेम होता तो होता क्या, केस 1 अप्लाई हो जाता। अगर मास सेम होता, मेरे वर्ड्स को आप लोग ध्यान से सुने, अगर मास सेम होता तो क्या होता, केस 1 अप्लाई हो जाता और m2 की जो वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन वो u1 हो जाती। ठीक है, समझ आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें केस थोड़ा डिफरेंट है और m2 जो है वो साइज में, मास में m1 से बड़ा है। हुआ क्या, जब u1 ने आके m2 को हिट किया तो उसके बाद जो m1 की वेलोसिटी है ना वो कितनी हो गई, जिस स्पीड से आया था, फॉर एग्जांपल अगर वो 7 किलोमीटर पर आवर से आया था कि इसने हिट किया इसको, तो वो वापस -7 किलोमीटर आवर से पीछे चला जाएगा, u1 जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है ये बात यहाँ तक। अगर वो 5 किलोमीटर से आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा था और इसने आके इसको हिट किया, बड़ी बॉडी को आके इसने हिट किया, तो क्या होगा, -5 किलोमीटर से पीछे जाएगा। जितने किलोमीटर से आगे आ रहा था उतने ही किलोमीटर पर आवर से पीछे की तरफ वो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसको m2 को क्या फ़र्क पड़ेगा कि m2 की वेलोसिटी 0 की 0 ही रहेगी। इसको मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा पानी का ट्रक खड़ा है। ठीक है, एक रोड पर बहुत बड़ा, एक जाइंट, बहुत ज़्यादा जो है वो पानी का ट्रक खड़ा है और पीछे से एक साइकिल आई है। ठीक है, साइकिल आ रही है 5 किलोमीटर पर आवर से। ये जो है हमारे पास पानी का एक बहुत बड़ा टैंकर है और ये साइकिल है। साइकिल ने आके 5 किलोमीटर पर आवर से इसको हिट किया, टैंकर को हिट किया। अब होगा क्या, टैंकर तो अपनी जगह पे वैसा ही रुका रहेगा आफ्टर द कोलिजन भी, क्योंकि जाहिर सी बात है साइकिल तो उसको हिला भी नहीं सकती ना, तो वो तो अपनी जगह ऐसे ही रुका रहेगा क्योंकि वो रेस्ट पे था। लेकिन होगा क्या कि जो साइकिल है जो 5 किलोमीटर पर आवर से आई है वो वापस से 5 किलोमीटर पर आवर से पीछे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। ये हमें बताया है केस नंबर 3 में। इसी तरीके से हमारे पास जो लास्ट केस है, केस नंबर 4, इसकी तरफ चल लेते हैं और इसको देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है व्हेन अ वेरी लार्जर मास कोलाइड इलास्टिकली विद स्मॉलर रेस्ट मास, तो होगा क्या। इसमें ये कहा जा रहा है कि m1 बड़ा है, m2 छोटा है, यानी कि एक बहुत बड़ा मास है और एक बहुत छोटा मास है। जब एक बड़ा मास एक छोटे मास को जाके हिट करेगा, एक हैवियर बॉडी एक लाइटर बॉडी को जाके हिट करेगी, तो क्या होगा आफ्टर द कोलिजन, उनकी वेलोसिटीज पर क्या असर पड़ेगा इलास्टिकली। इसको हम इस वाले केस में, केस नंबर 4 में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मास m1 की वेलोसिटी है u1 और मास m2 की वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि वो तो रेस्ट पर है। स्मॉलर देखिए ना, स्मॉलर मास किस में है, स्मॉलर मास रेस्ट पे है और जो वेरी लार्ज मास है वो कोलाइड करेगा आके, यानी कि वो मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, होगा क्या कि जो रेस्ट पे मास है जब वो आके उससे कोलाइड करेगा तो वो उसकी डबल वेलोसिटी से, m1 की डबल वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा जो हूँ एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। इसको हम वही एग्जाम्पल ही लेंगे पानी वाले टैंकर और साइकिल की, उसी से आप लोगों को जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आप लोग समझेंगे। ये हमारे पास जो है ना वो एक पानी का टैंकर है और ये जो है वो एक साइकिल है। साइकिल रेस्ट पे है, खड़ी हुई है, और पानी का टैंकर जो है वो एक समझे फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर पर आवर से ही हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर से जो है वो चलते हुए आ रहा है और साइकिल जो है वो रेस्ट पर है। अब हुआ क्या कि जब आके उसने उसको हिट किया ना, जब आके टैंकर ने साइकिल को हिट किया तो टैंकर तो अपनी उसी रफ्तार से चलता रहा जिस रफ्तार से वो चल रहा था, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि साइकिल तो इतनी सी उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। लेकिन साइकिल को क्या फ़र्क पड़ा जो कि रेस्ट पे थी, साइकिल जो है वो टैंकर की डबल स्पीड से चलना शुरू हो गई। टैंकर किससे आ रहा था 5 किलोमीटर पर आवर से, साइकिल किससे चलना शुरू हो गई 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, उसकी डबल स्पीड से चलना शुरू हो गई। और जो हमारे पास ये हैवियर मास है, यानी कि हमारे पास जो पानी का टैंकर था, वो उतना ही 5 किलोमीटर पर आवर से ही चलता रहा। अच्छा बच्चों, अभी तक हमने जो जो चीज़ें भी डिस्कस करी हैं लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 2 तक, उसके हम MCQ थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये सेशन जो है वो एंड की तरफ हो जाए और फिर उसके बाद हम लेक्चर नंबर 3 भी अपलोड करेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन का। ठीक है, अच्छा अब इसका हम MCQ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। MCQs में क्या लिखा है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन रिक्वायर्स बैकवर्ड विद अ वेलोसिटी। बोला क्या जा रहा है, अब इसमें आप केसेस सुने। ठीक है, एक बुलेट है जो कि छोटी है, इस फायर्ड बाय अ गन, किससे फायर की जा रही है, गन से फायर की जा रही है। उसकी रिक्वायर बैकवर्ड वेलोसिटी कितनी होगी, इसको अपने जहन में रख के सोचें ऐसे कि एक स्मॉलर बॉडी है और एक जो है वो बड़ी बॉडी है, और बड़ी बॉडी स्मॉलर बॉडी को हिट कर रही है ना। इसमें क्या हो रहा है कि गन रिकॉइल करती है ना, तो वापस से गन कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को अपने जहन में रख के आंसर कमेंट में लिख दें
आप लोग जो है वो वीडियो अपनी स्टॉप करें, आंसर कमेंट में लाजमी लिखें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कितने बच्चे जो हैं वो सही से लेक्चर को अटेंड करें और उन्हें समझ आ रहा है। पहला ऑप्शन हमारे पास लेस देन दैट ऑफ द बुलेट, यानी कि वो जो रिकॉइल पीछे की तरफ करेगी वो कम होगा बुलेट से। फिर इक्वल टू दैट ऑफ द बुलेट, ये बुलेट के बराबर। ग्रेटर देन दैट ऑफ द बुलेट, बुलेट से भी बढ़कर, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लेस देन दैट ऑफ द बुलेट। क्योंकि व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन रिकॉइल्स बैकवर्ड विद अ वेलोसिटी, बुलेट फायर की गई है गन से, अब जब वो गन पीछे आई है तो जाहिर सी बात है वो बुलेट की वेलोसिटी जितनी तेज़ी से तो पीछे आएगी तो वो इंसान के अंदर ही घुस जाएगी ना, जो इंसान चला रहा है उसी के अंदर घुस जाएगी वो गन। लेकिन होगा क्या कि वो उसकी कम वेलोसिटी से पीछे की तरफ आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अगर एब्सेंस हो किसी भी फोर्स की बॉडी पर, इट्स मोमेंटम चेंजेस विद डिस्टेंस, क्या मोमेंटम चेंज हो जाता है डिस्टेंस के साथ साथ? इट्स मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इट्स मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। या फिर इट्स मोमेंटम चेंजेस विद टाइम, या फिर उसका जो मोमेंटम है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। इसके साथ भी आपने यही करना है, सवाल का आंसर जो है वो आप लोगों ने जो है वो लिखना है। कमेंट में आप इस तरह करके लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर इस तरीके से जो है वो आप लोग आंसर कमेंट में दें वीडियो को पॉज करके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, इट्स मोमेंटम इज कंजर्व। क्योंकि इससे जब एक बॉडी पर फोर्स की एब्सेंस है, कोई फोर्स है ही नहीं, तो उसके मोमेंटम क्यों चेंज होगा? उसका मोमेंटम डिपेंड किस पे करता है? सबसे पहले तो आप ये देखें ना, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट पे। तो फोर्स से तो उसका कोई लेना देना है ही नहीं। या तो मास ही बोल रहे होते कि मास बढ़ रहा है, मास कम हो रहा है, या फिर वेलोसिटी बोल रहे होते, तो फिर हम लोग मोमेंटम को जो है वो एनालाइज करते हैं कि मोमेंटम कम होगा या ज़्यादा। इसी तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देख लेते हैं। When two bodies stick together after collision, the collision is said to be, इसमें आपसे कहा जा रहा है जब दो बॉडीज स्टिक हो जाएं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, आफ्टर द कोलिजन, अलग ना हो, तो वो कोलिजन कौन सा होता है? परफेक्ट इलास्टिक, पार्शली इलास्टिक, या कंप्लीट इलास्टिक? कमेंट में आंसर दें इसका, वीडियो को पॉज करें। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि वो इनइलास्टिक होता है, ना वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, ना वो पार्शली इलास्टिक होता है, ना कम्प्लीटली इलास्टिक होता है। ठीक है, इलास्टिक में क्या होता है, दो बॉडीज आके हिट करती हैं और वो फौरन से अलग हो जाती हैं, हट जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है इन इलास्टिक कोलिजन, एक इन इलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी इज मोर आफ्टर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया था पीछे कि किस में किस इनइलास्टिक में कौन कौन सी चीज़ें कंजर्व रहती हैं और जो इलास्टिक होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें कंजर्व रहती हैं, मैंने आपको पिछले अभी बताया था, तो उसको जहन में रख के इसका आंसर दीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी इज लेस आफ्टर द कोलिजन, ऑप्शन नंबर सी, मोमेंटम इज मोर आफ्टर द कोलिजन, या ऑप्शन नंबर डी, मोमेंटम इज लेस आफ्टर द कोलिजन। कहा जा रहा है इन इलास्टिक कोलिजन का। आंसर कमेंट में दें, वीडियो को पॉज करें। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, काइनेटिक एनर्जी इज लेस आफ्टर द कोलिजन। ठीक है।